तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। पूरा का पूरा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जिनका करियर ही इसी पर पूरा पूरा चलेगा। और पढ़ाई, कई लोग सब कुछ पढ़ते हैं, बेसिक सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन कई बार जॉब में आपको मेनली इसी पर काम करना पड़ सकता है ना। और साथ में एक इसको क्रांतिकारी टैक्स भी बोला जाता है कि बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आए। राजनीतिक कारण भी अलग अलग होते हैं। जब जीएसटी लागू किया गया तो रात में संसद में एक सत्र रखा गया, जैसा कि देश की आजादी के समय रखा गया था। उसके बाद देश की आजादी के 50 साल हुए थे, तो उसके बराबर इसको इंपॉर्टेंट माना गया। और जीएसटी लाने की जो प्रक्रिया थी वो पुरानी सरकार ने भी कोशिश की थी। तब यही जो लोग जिन्होंने पास किया, जब वो पार्टी विपक्ष में थी तो वो विरोध कर रहे थे, जब ये पास कर रहे थे तो दूसरी पार्टी विरोध कर रही थी। और कुछ कुछ टेक्निकल रीजंस लेकर के आते हैं। तो एक चीज अच्छी भी, एक चीज बुरी भी है। बुरी ये है कि यार हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि जिसकी सरकार है वो कुछ काम करना चाह रहा है, तो विपक्ष में कई लोग सिर्फ विपक्ष में हैं इसलिए विरोध करते हैं। उनको हर बात में विरोध करना है। वही लोग जब सरकार में आ जाएंगे तो वही काम करने लगेंगे, तो जो दूसरे लोग विपक्ष में चले गए तो वो लोग विरोध करने लगेंगे। तो ये चीज बुरी है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि कई बार, जैसे जीएसटी की बात है, ऐसी मनरेगा की बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगभग सारे लोग, कोई भी पार्टी की सरकार आ रही है वो सारे लोग इन चीजों को चलाना चाहते हैं क्योंकि देश के लिए अच्छे हैं। और जीएसटी के लिए भी ऐसा बोला जाता था कि देश के लिए अच्छा है। हालांकि आजकल जो जीएसटी के बाद से उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जिस तरह से लागू किया गया उसको लेकर के भी काफी शंकाएं आती हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसी उम्मीद है कि एक समय थोड़ा निकलेगा, उसके बाद से इसका अच्छा फायदा देश को मिलने लगेगा और देश की जीडीपी में 1 से 2% तक का बढ़ोतरी हो सकती है प्रतिवर्ष इस कर की वजह से, जो पुराना सिस्टम था उसके बदले में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, हर एक का शब्द का अर्थ समझना है अपने को। नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा, तो इसका मतलब है कि वस्तुओं पर भी लगता है, सेवाओं पर भी लगता है। इससे थोड़ा सा एक कदम पीछे चलते हैं। देखिए, कर जो होता है ना, कराधान बोलते हैं टैक्सेशन को। तो जो कर होते हैं, दो तरह के कर मेनली डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और एक होते हैं अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं इनकम टैक्स देता हूं, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं, तो वो मेरे ऊपर प्रत्यक्ष कर है, मुझे पता है मैं ही दे रहा हूं, मुझको ही देना है, मैं ही दे रहा हूं, ठीक। प्रत्यक्ष का मतलब है कि मुझे देना है, मेरे ऊपर ही लगाया गया। और अप्रत्यक्ष का होता है, जैसे मैंने मार्कर खरीदा तो इसके ऊपर भी टैक्स था, ये टैक्स दिया मैंने, अल्टीमेटली मैं इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके एमआरपी में इंक्लूडेड है ना। मुझसे सीधे तौर पर वो कर नहीं लिया जा रहा, मैं दे रहा हूं क्योंकि जब मैं इसके पैसे पे कर रहा हूं तो मैं वो कर दुकानदार को जो पैसे दे रहा हूं उसी में इंक्लूडेड है, ना कि मैं सरकार को सीधे दे रहा हूं। तो ये अप्रत्यक्ष हो जाता है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, वो एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है अप्रत्यक्ष कर? हमारे देश में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। क्या होता है सिविल सर्विसेज का? तो उसमें इनकम टैक्स में कमिश्नर भी बनते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जो सर्विस में हैं, और उसमें 2 तरह का डिवीजन हुआ करता था। एक होता था आईआर, इनकम टैक्स में जो कमिश्नर्स होते हैं, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्टिंग होती है। तो एक होता था आईटी, रेवेन्यू सर्विस में। रेवेन्यू सर्विस मतलब जो भी पैसे से संबंधित है, जहां पर टैक्स लगा करके सरकार के लिए टैक्स खड़ा करना है, तो आईटी हो जाता है इनकम टैक्स। और पहले होता था कस्टम्स एंड एक्साइज। क्या होता था? कस्टम्स एंड एक्साइज। अब इसी का नाम बदल करके हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने सारी चीजों को ही लगभग समाहित कर लिया है। कुछ चीजें हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर हैं, कुछ चीजें हैं जिनको अभी हमने बाहर रखा हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग सारी तरह की वस्तुएं और सारी तरह की सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर, जो राज्य अलग लगाया करते थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स होते थे, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगा रही है। जैसे सेल्स टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, तो सेल्स टैक्स जो था ना, कि आपने कुछ बेचा, विक्रय कर, वो भी इसी में समाहित कर लिया गया। तो सारे तरह के जो भी टैक्सेस थे उनको क्या कर लिया गया? समाहित कर लिया गया। और किस किस पर लग रहे थे? जो वस्तुओं पर और सेवाओं पर, है ना। लगभग आप मान करके चलो, जो स्टैंडर्ड जीएसटी है, आदर्श जीएसटी है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि सारे टैक्सेस हमें एक जगह पर ही समाहित कर लेने चाहिए और एक ही दर रखनी चाहिए। अभी एक दर तो नहीं है। अभी देखिए 0% वाले से लेकर के, हालांकि 0% में होता है जिनको एग्जेम्प्टेड मतलब जिनके ऊपर टैक्स लग ही नहीं रहा है, तो 0% हो गया। फिर 5% की दर थी, 12%, 18% और 28%। ये 5 दरें चलना स्टार्ट हुई थी। फिर इन्हीं का थोड़ा सा
और सरलीकरण करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि एक समय के बाद में भारत में 12% और 18% की दो ही दर रह जाएंगी। अभी इन सबका क्या मतलब है आपको समझ आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो एक दूसरी बात निकल के आती है कि ये गंतव्य आधारित यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड। अब एक चीज होती है एक्साइज ड्यूटी जो पहले लगा करती थी। एक्साइज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मुझे कार्स बनानी है, मेरा कार बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर मैं कार बना रहा हूं और जिस राज्य में मेरी फैक्ट्री है मैं उस राज्य में बना रहा हूं तो वहां पर मैं एक्साइज ड्यूटी तो गवर्नमेंट को दे रहा हूं। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर चीजें बन रही है, उस राज्य की सरकार को फायदा है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर ऐसा हो गया कि जिस राज्य में चीजें खरीदी जाएंगी उस राज्य में जिसका क्षेत्र आएगा उसको फायदा होगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत है तो ज्यादा लोग हैं, इसमें हम लोग ज्यादा चीजों का उपभोग करेंगे। और हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनका काफी सामान बाकी जगह पर भी बेचा जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र ने इसका विरोध भी किया था स्टार्टिंग में कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इसलिए हमें आप 1% अलग से दो, इस तरह की बात करते थे। क्यों? क्योंकि पहले के हिसाब से तो उनको पैसे ज्यादा मिल रहे थे, उनकी राज्य सरकारों को जो कर में कलेक्शन आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब गंतव्य आधारित का मतलब है जहां पर फाइनली सामान बिका, जहां पर फाइनली सेवा को कंज्यूम किया गया, उस राज्य का अधिकार बनता है टैक्स के ऊपर। अच्छा, तो क्या सिर्फ राज्य के लिए होता है टैक्स? बिल्कुल भी नहीं। जीएसटी में दोनों चीज होती है, एक होता है सीजीएसटी और होता है एसजीएसटी। ये दोनों टैक्स के हिस्से हैं। सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, एस मतलब स्टेट, स्टेट मतलब राज्य। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर ये अलग अलग टैक्सेस है। जैसे मान लीजिए 18% की टैक्स की दर है तो 9% का सीजीएसटी है और 9% का आपका एसजीएसटी है। अब मान लीजिए राजस्थान में कोई चीज बनी और राजस्थान से बन करके राजस्थान में ही बिक गई और मान लीजिए 100 रुपए की बनी थी, अब उस पर 18% जीएसटी लग रहा है तो कितना जीएसटी हो जाएगा? 18 रुपए का। लेकिन राजस्थान से राजस्थान के अंदर ही बिक गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उस जो भी प्रक्रिया हो रही थी वो राज्य के अंदर ही होगी, राज्य की सीमाओं को बाहर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, अब इसका मतलब यह हुआ कि जो 18 रुपए का टैक्स आया है उसमें से 9 रुपए हो जाएगा केंद्र सरकार का और 9 रुपए हो जाएगा राजस्थान सरकार का। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए राजस्थान से बन करके कोई चीज जा रही है जो बिक रही है बंगाल में, तो राजस्थान में बनी लेकिन बिकी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो पैसा किसको मिलना चाहिए? गंतव्य पर आधारित है, तो बिकी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो पैसा किसको मिलेगा? टैक्स का। राज्य सरकार कहां की? जो पश्चिम बंगाल की है। तो पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसको भी मिल जाएगा 9% और केंद्र सरकार है उसको भी मिल जाएगा 9% या जो पूर्व निर्धारित दर है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात यह है समझने की कि अभी जब राजस्थान की चीज राजस्थान में बिक रही थी तो राजस्थान ने अपना एसजीएसटी लगा दिया था और केंद्र सरकार का तो जो दायरा है पूरे देश पर है, तो केंद्र सरकार तो हर जगह पर सीजीएसटी लगाई देती है। लेकिन अब अगर आईजीएसटी की बात आ रही है, राजस्थान में बन रही है और बिक रही है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल सरकार ये सारी चीजें देखेगी या फिर राजस्थान सरकार देखेगी? क्योंकि राजस्थान से पश्चिम बंगाल ऐसा भी नहीं कि आप सीधे सीधे पहुंच गए। भाई यूपी के रास्ते से जाओगे आप, मध्य प्रदेश से होते हुए फिर बिहार होते हुए जाओगे पश्चिम बंगाल, या नीचे से आप उड़ीसा के रास्ते से भी जा सकते हो, झारखंड वाले रास्ते से भी होकर के जा सकते हो। तो और राज्य भी बीच में पड़ेंगे। और पहले क्या हुआ करता था कि एक होता था प्रवेश कर। क्या होता था? प्रवेश कर। देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते थे कि भाई आप कभी कभी देखिए, अगर आपने कभी ऐसा आपको मौका मिला है कि एक राज्य से दूसरे राज्य आप जा रहे हो, तो जहां पर बॉर्डर हुआ करता था वहां पर बहुत सारे ट्रक्स की लाइन रहती थी। क्यों? जैसे ही आप किसी एक राज्य में एंटर करोगे वहां पर दूसरे राज्य के लोग प्रवेश कर लिया करते थे, तो बहुत लंबी लंबी लाइन रहती थी। एक एक दिन तक ट्रक्स को खड़ा रहना पड़ता था। समझ रहे हैं? मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है, ये सारी चीजें हुआ करती थी। और इसी वजह से बोला जाता है कि जीएसटी के आ जाने की वजह से क्या होगा, सारे लोगों को फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह का कि अब इस तरह की जो गतिविधियां जबरदस्ती सिस्टम की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं वो उतनी नहीं रुकी रहेंगी। आई बात समझ में? तो प्रवेश कर में क्या होता था, अब टैक्स कौन लगाएगा? पश्चिम बंगाल लगाएगा या राजस्थान लगाएगा? तो ऐसा होता है कि इसका जो मैनेजमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेट मतलब संयुक्त। तो संयुक्त रूप से जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार जिम्मेदारी निभाती है। कौन निभाता है? केंद्र सरकार लगाने की। लेकिन बंटवारा जो है वो जो डेस्टिनेशन थी पश्चिम बंगाल उसमें चला जाएगा, बाकी केंद्र के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी एक तरह की एक प्रक्रिया है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्सेस के प्रकार हैं, उसके हिस्से हैं। तो आईजीएसटी को हम सीधे सीधे टैक्स की एक प्रक्रिया बोलना चाहिए, वो ज्यादा सही है। आपकी किताब में उतना क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं उसका अलग से बता दे रहा हूं। अच्छा, अब इसमें और कौन सी चीजें बची हुई हैं? एक चीज आपकी आ जाती, एक देश एक कर।
पूरी तरह से सही नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये तो बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि अभी पेट्रोलियम आइटम्स को आपने बाहर रखा हुआ है, कस्टम्स अभी भी लगता है। कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स ड्यूटी। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में जो कस्टम एंड एक्साइज सर्विस हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, जब देश में बाहर से कोई सामान आता है, जब देश की सीमा के अंदर सामान आ रहा होता है, तो कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तो कस्टम्स को बाहर रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी बाहर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि हर तरफ भाई दिमाग खराब हो जाता था बिजनेसमैन का। कहां टैक्स दे, किसको किसको टैक्स दे। आपने 50 लोगों को टैक्स दे भी दिया, फिर भी किसी एक का छूट गया, तो वो आपके ऊपर फिर से इंक्वायरी करेगा। तो क्या किया गया था इसमें? 17 अप्रत्यक्ष करों को और 23 उपकरों को प्रतिस्थापित कर दिया गया था एक ही कर में। बहुत सारी चीजों को ऑब्जॉर्व कर लिया। आपको एक्साइज नहीं देनी, आपको सेल्स टैक्स नहीं देना, आपको एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले लगा। ऑक्ट्रॉय क्या होता था पुराने जमाने में, और अभी भी चुंगी बोला करते हैं उसको। कोई राज्य है, कोई शहर है, नगर निगम नॉमिनी लगाया करता था, कोई बहुत छोटा सा पॉलिटिकल एरिया होता है किसी शहर के लिए, वहां पर आप एंटर कर रहे हो तो वहां पर आपका, वहां से होकर गुजर रहे हो तो चुंगी देनी पड़ती थी। समझ रहे हो? तो इस तरह के टैक्सेस लगा करते थे, तो बिजनेस करना बहुत कठिन हो गया था। किस किस को टैक्स दो यार। टैक्स का अमाउंट भी ज्यादा हो जाता था, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती थी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए यार। अपना काम करेगा बिजनेसमैन कि 50 लोगों को टैक्स देता हुआ फिरेगा कि साहब साहब गलती हो गई, मैंने आपको टैक्स नहीं दिया। वो देना भी चाहता है फिर भी परेशान हो जाता था। तो सरलीकरण नहीं था, बहुत कठिन व्यवस्था थी। तो सोचा गया कि यार बिजनेस जो करना चाह रहे हैं वो देश का नुकसान तो कर नहीं रहे। भाई बिजनेस करने वाला आदमी कर क्या रहा है? कोई चीज बना रहा है उन लोगों के लिए जिनको उस तरह की चीजों का उपयोग करना है। आई बात समझ में? तो वो जो लोग काम कर रहे हैं देश की सेवा में ही कर रहे हैं। एक जगह तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला था कि जो बिजनेसमैन है वो जो सैनिक हैं उनसे कम हिम्मत नहीं रखते हैं। फिर उसका थोड़ा विरोध भी हुआ, वो सारे पॉलिटिकल रीजंस है। लेकिन आप एक तरफ से समझिए वो कहने का चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि बिजनेसमैन भी देश की सेवा ही तो कर रहा है यार। आज रतन टाटा साहब हैं, क्या देश सेवा नहीं की उन्होंने? है ना? तो जो भी लोग हैं जो बिना किसी चोरी चपाटी किए देश को नुकसान पहुंचाए, देश की धन संपदा, खनिज संपदा को बर्बाद किए बिना, देश की नदियों को बर्बाद किए बिना, अच्छे नियत से, और प्रदूषण हो भी रहा है तो प्रदूषण को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। अभी राहुल बजाज जी है, अपनी जो बजाज है ना, हमारा बजाज है आगे, आज होंडा जो है अपने देश की कंपनी तो है नहीं, तो राहुल बजाज जी ने जो बजाज को स्कूटर से चेंज करा करके बाइक्स को बहुत सारे देशों में बेची जा रही है। तो ये सारे लोग अपने देश को मजबूत तो कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर काम कर रहे हैं तो क्यों हम उनको जबरदस्ती सरकारी ढांचे में फंसा करके रखें? इधर भी टैक्स दो, फिर ये टैक्स, फलाना टैक्स, ढिकावन टैक्स। तो इससे बचाने के लिए क्या किया गया कि कहा गया एक कर लेकर के आएंगे और एक देश। एक देश का मतलब है, मैंने आपको बताया अभी कि राजस्थान से यूपी में गाड़ियां जा रही हैं तो बॉर्डर पर खड़ी हैं। अरे भाई वो क्या पाकिस्तान है? कोई दूसरा देश है क्या? एक ही देश है। तो यहां पर बॉर्डर पर जबरदस्ती रोकने की क्या जरूरत है? हमारा एक ही पूरा सिस्टम है, कहीं पर जबरदस्ती हमें रोकना ना पड़े। ये सारी चीजें अगर हम ठीक से कर दें तो बोला गया कि एक देश एक कर, और हम पूरे देश को एक बाजार में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है? तो व्यापार करने की सुगमता को बढ़ जाएगा। सुगमता क्यों जाएगी? कि भाई अब सामान बेचना है, पता है पहले से केंद्र सरकार लगा रही है टैक्स, आपस में बंटवारा हो जाएगा, तो किसी को जबरदस्ती बॉर्डर पर रोकने की जरूरत नहीं है। कौन सा बॉर्डर? स्टेट्स के बॉर्डर, राज्यों की बात, जो सीमाएं हैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, और इसमें क्या हो रहा है? सार्वजनिक कोषों का प्रयोग कुशलता पूर्वक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। यह तो ऐसी बात है, बहुत जनरल है। पहले भी जो टैक्स का कलेक्शन होता था उद्देश्य तो ये होता था, देखो एक भीख मांगने वाला इंसान भी है ना बेचारा, वो भी भीख मांगने के वास्ते खाना बना रहा है घर में, तो माचिस जब खरीद करके जलाता है तो उसमें भी टैक्स देता है। तो सारे लोग टैक्स देते हैं। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि टैक्स तो हम लोग दे ही नहीं रहे, इनकम टैक्स अलग चीज है भाई, वो कुछ लोग दे रहे हैं। लेकिन आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। हर चीज पे, पेट्रोल और डीजल पे तो मालूम है आपको 50% से ज्यादा टैक्स है। आजकल तो भाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया, कुछ 80-88 रुपए का चल रहा है पेट्रोल। इसमें ये समझ लीजिए करीब करीब 48 रुपए तक का इस टाइम पर टैक्स और बाकी खर्चे हैं। 40 रुपए से कम में मिल सकता है पेट्रोल। तो अगर आप 2000 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो, उसमें 1100-1200 रुपए तो आपने टैक्स दे दिया। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है कि हर आदमी टैक्स देता है। यह समझना बहुत जरूरी है। हर देश के, किसी के विरोध की बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि देश में जितने भी सरकारी लोग हैं उनकी सैलरी आ रही है हम सबके पैसे से। तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं प्राइवेट काम कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। भाई उसमें भी तो देश की सेवा ही कर रहे हैं लोग, और वो लोग भी बहुत अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन वहां पर जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको लाइन पर लाना भी पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी है, और जनता को जागरूक होना जरूरी है। तो आपको पता, और आप लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो पता होना ही चाहिए कि टैक्स सारे लोग दे रहे होते हैं, अप्रत्यक्ष कर सारे लोगों पर लग जाता है, प्रत्यक्ष कर कुछ ही लोग दे रहे होते हैं, और प्रत्यक्ष कर बहुत ही कम लोग देते हैं। वो भी एक समस्या हमारे देश में। इनकम टैक्स में भी लोग बोलते हैं काफी चोरी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे डिजिटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है तो उतनी चोरी कम होती चली जा रही है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि सार्वजनिक कोषों का प्रयोग, अब इसमें एक चीज वही आ गई थी कि सरलीकरण की बात हो गई थी, तो वो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और मैंने आपको बताया था कि 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकरों को सेस बोलते थे।
इनको भी हम लोगों ने क्या कर दिया था, प्रतिस्थापित कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसमें कुछ बाकी रह गया, एक चीज बाकी रह गई, वैट। वैट जब आया था तब भी बहुत विरोध हुआ था, वैट का भी बहुत विरोध करते थे। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या होता है, वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या मतलब होता है, मैं भी आपको एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा। तो जो नेचर है, प्रकृति है जीएसटी की, वो वैट के जैसी ही है। लेकिन वैट इसको क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वैट हम लोग बोला करते थे जब उस तरह का कर राज्य सरकारें लगा रही थी कुछ चीजों पर। क्या होता है वैट, एक उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। प्रकृति वही है, और साथ में ये प्रवेश करते लिखा हुआ है कि बहुत सारे इस तरह के टैक्सेस है जिनको कहां कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसमें, जीएसटी में। तो जीएसटी एक तरह का बहुत ही क्रांतिकारी, देश में कराधान टैक्सेशन की जो पूरी प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला काम हुआ है। पुराने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे जो ये सारी चीजें अलग अलग तरह के सेल्स टैक्स में, एक्साइज में, सब में काम किया करते थे, उनको भी अपना काम को इसकी वजह से बदलना पड़ा, जो अच्छा कदम है। और आप लोग तो बहुत अच्छे टाइम पर है, क्योंकि अब तो ये इंप्लीमेंट हो चुका है। 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया था, इसको लागू कर दिया गया था। तो आप लोग काफी सही समय पर हैं कि आपको कोई पुराने टैक्सेस पढ़ करके काम नहीं करना पड़ेगा, आप यही पढ़ोगे और यही इसी का इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, तो आपकी मेहनत थोड़ी सी बच गई। ठीक है, अभी इसमें वैट का उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूं। तो हम लोगों ने अभी तक बात की है कि जीएसटी में जो केंद्र सरकार कर लगाया करती थी, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोला करते थे उसको, इस तरह के कर को भी अब्जॉर्ब कर लिया जीएसटी में। और राज्य के भी कई कर हुआ करते थे, एंट्री टैक्स है, प्रवेश कर जिसको हम लोग बोलते हैं, लग्जरी टैक्स है, वैट है, ये सबको भी अब्जॉर्ब कर लिया गया। और फिर मैंने बोला था कि जो प्रकृति है टैक्स लगाने की वो वैट के जैसी है। वैट क्या होता है, वैट होता है वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। और क्योंकि जीएसटी में भी जो तरीका है टैक्स लगाने का वो यही है। अब होता क्या है, मान लीजिए कि कोई 1000 रुपए की चीज बनकर के तैयार हुई, ठीक है, और इस पे जो भी आप टैक्स लगा रहे हो ना, वो क्या हो रहा है कि टैक्स का कुछ रेट है, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 10% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 10%। तो इसको पहली बार जब बेचेगा तो इस पर 10% का टैक्स पड़ा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। और वैल्यू कितनी थी पहले से, 1000 रुपए, तो सब मिलाकर ये कितने पैसे की हो गई, 1100 रुपए की। और आप कंपनी चला रहे थे, आपने बनाया था 1000 रुपए का, आपने बेच दिया। तो जब आपने बेचा तो 10% का टैक्स मानना है। ठीक है, एकदम सिंपल, ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप क्या है। बाकी आप इसमें एक्साइज कहां पर लग रहा था, सेल्स कहां पर लग रहा था, इसमें नहीं जाना अपने को, है ना, तरीका है वो समझना है अभी। अब 1100 रुपए का मिला किसको, डीलर को। डीलर ने अपने से छोटे डीलर को बेचा। तो जब ये फिर से बेच रहा है तो फिर से बोलेगा कि भाई आप बेच रहे हो, तो फिर से 10% टैक्स लगेगा। तो अब 1100 पे जब 10% लगेगा तो 110 रुपए का तो टैक्स हो गया। और कितने का सामान बेचा था उसने, खरीदा था पहले से 1100 का, तो अभी हो गया 1210 रुपए का। तो अब आप इसमें एक चीज समझना, बहुत ध्यान से समझना, 1000 रुपए का तो सामान था भाई, 100 रुपए तो इसमें टैक्स हो गया था। क्या था, 100 रुपए टैक्स। और ये जो जब आपने 110 रुपए टैक्स लगाया ना, वो लगाया 1100 पर, तो वास्तव में आप ये समझो कि इस 100 रुपए को भी आपने मिला लिया, तो ये तो पहले से ही टैक्स है, और इस टैक्स पर भी आपने टैक्स लगा दिया, तब 110 रुपए बना। तो टैक्स पर भी टैक्स लग रहा होता था। और मान लीजिए ये 1210 रुपए फिर से किसी ने बेचा 10% पर। अब ये छोटा डीलर था, इसने एक दुकानदार को बेच दिया। किसको बेच दिया, एक दुकानदार को। अब दुकानदार ने जब खरीदा तो उसको क्या मिला, 121 रुपए का टैक्स और लग गया, और ये पहले से ही 1210 रुपए की चीज हो चुकी थी। तो अब कितने का हो गया, 1331, यानी कि 1331 रुपए का दुकानदार को मिला। अब दुकानदार तो भाई अपने पास रखेगा नहीं सामान, वो क्या करेगा, वो बेच देगा ग्राहक को। किसको बेचा, ग्राहक को, कंज्यूमर को। अब ग्राहक को जो बेचा है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 133.1 रुपए, और पहले से कितना है, 1331.0। तो ये कितना हो गया, 14641, यानी कि 1464.1 इतने रुपए में ग्राहक को जाकर के सामान मिलेगा। तो आप इसमें समझो टैक्स कहां कहां पर जुड़ता चला गया। सोचिए भाई, 1000 रुपए की चीज थी, कितने की थी, 1000 रुपए की, और 10% अगर टैक्स पड़ना तो भाई सीधे सीधे कंज्यूमर को तो ये पता है कि 1000 की अगर कोई चीज बन रही है, 10% का टैक्स लग रहा है, तो मुझे कुल मिलाकर के 1100 रुपए में मिल जानी चाहिए। लेकिन मिल कितने में रही है, 1464 रुपए 10 पैसे में। समझ रहे हो, तो कंज्यूमर तो सोचेगा यार ये तो खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। और कंज्यूमर ही नहीं, जितने भी लोग हैं सब लोग सोचेंगे यार ये तो बेईमानी हो रही है। तो वो क्या करेंगे, जब उनको लगने लगता है कि मेरे साथ बेईमानी हो रही है, तो वो सबके साथ बेईमानी करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, सबके साथ बेईमानी। और फिर वो क्या करते हैं, वो टैक्स देते ही नहीं है, टैक्स देते ही नहीं है, टैक्स की चोरी कर लेते हैं। टैक्स का जो अधिकारी है उसको रिश्वत खिला देंगे, कैसे भी करके अपना बिजनेस ही नहीं दिखाएंगे। तो क्या हो जाती है, टैक्स चोरी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, टैक्स चोरी। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टैक्स इवेजन। ठीक, ये बढ़ जाता है
जब इस तरह का सिस्टम होता है। और यहां पर एक चीज और देखो, टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ रहा है भाई, आपने पहले टैक्स किया उसके ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हो जबरदस्ती का, तो ये क्या हो जाता है, ये वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं है। अब आप जब वैट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो बहुत ही सही चीज है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल दिया है वो एकदम ऐसा दिया है कि जिसमें कोई नई वैल्यू हम लोग ऐड नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कोई ऐसी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपए की चीज है खाली बेचते चले जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसी में ऐसा करते हैं, एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें यही उदाहरण देखेंगे, आप आराम से देखना। अभी इसमें क्या हुआ, मान लीजिए 1000 रुपए का सामान मुझे पीछे से मिला, उस पर मैंने कुछ वैल्यू एडिशन की, उसमें कुछ मैंने मेहनत की, और वो सामान मैंने 200 रुपए की उसमें लागत लगाई, तो मेरे लिए हो गया 1200 रुपए का। और अब मैं जब इसको बेच रहा हूं तो इस पर 10% का क्या मिल रहा है, टैक्स लग रहा है, तो मुझे 1320 रुपए का बेचना पड़ रहा है। अब जिसने 1320 रुपए का खरीदा उसने भी थोड़ी मेहनत की, उसने इसमें 180 रुपए की मेहनत की, तो उसने कितनी की वैल्यू ऐड की, 180 की। मैंने कितने की वैल्यू ऐड की थी, 200 रुपए की। तो जो वैल्यू एडिशन हो रही है ना, इस पर ही सिर्फ टैक्स लगना चाहिए था। अभी आप समझ लो, 180 रुपए किसने वैल्यू एडिशन की, तो कितने को, 1500 की। अब ये किसी को बेचेगा और 10% टैक्स और लग जाएगा, तो कितने की बिकेगी, 1650 रुपए की। 1500 हो गया, 1500 में आप 150 और जोड़ दे रहे हो, तो कितने की, 1650 रुपए की हो जा रही है। अब वैट ये बोलता है कि भाई 1000 रुपए की पहले थी, तो पहले आप इस पर 100 रुपए का टैक्स लगा दो। 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ तो इस पे आप 20 रुपए का और टैक्स लगाओ, और आपने 180 रुपए का और एडिशन किया तो 18 रुपए का और टैक्स लगाओ। तो आपने कुल मिलाकर के चीज कितने की हो जाएगी, समझना बहुत ध्यान से। पहले कितने की थी, 1000 की, दूसरे ने कितने के रुपए लगाए, 200 रुपए की मेहनत की, फिर तीसरे ने 180 रुपए की वैल्यू और उसमें ऐड कर दी, तो कितने का सामान हो जाएगा टोटल, 1380 रुपए का। और साथ में जब आप टैक्सेस जोड़ रहे हो इस पर, तो कितना लगेगा, पहले का लगेगा 100 रुपए, दूसरी बार का 20 रुपए और तीसरी बार का 18 रुपए, तो कितने रुपए हो गए, 831। अब ये तो टैक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, जो भी उसकी कीमत थी पहले की, तो सब मिलाकर के क्या हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। लेकिन पुराने सिस्टम में क्या होता था, पुराने सिस्टम में तो बोला जाता था कि भाई अब 1200 का हो गया है, अब आप इस पर टैक्स दे रहे हो, तो 200 नहीं लग रहा था, कितना लग रहा था, 1320 कब हो रहा था, जब आपका लग रहा था 120 रुपए। समझ रहे हो, तो ऑलरेडी जो टैक्स दे चुके थे उसको भी जोड़ करके उसके ऊपर टैक्स लग जाता था। फिर 1320 में आपने 180 की वैल्यू जोड़ी, फिर आपको मिला 1650 रुपए का, और यहां पर कितने का पड़ रहा है, देखो 180 में 138 रुपए जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 की, एक हाथ से लेके 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, तो यहाँ पर 1518 रुपए की चीज मिल रही है, वही आपको यहाँ पर 1650 रुपए की मिल रही थी जब पुराना सिस्टम था। क्यों, इसमें जितनी भी बात प्रक्रिया हो रही थी हर बार टैक्स लगा दिया करते थे, और अब क्या करते थे, आप बोलते थे नहीं भाई इसमें एडिशनल वैल्यू जितनी ऐड हुई है उस पर आप टैक्स लगाइए। तो ये जो मैंने पहले समझाया है, ये बिल्कुल ये समझाया है कि कैसे कैसे चरणों में पैसे बढ़ते चले आ रहे थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। फिर समझाया आपको कि अगर वैल्यू को ऐड कर रहा था तो उस वैल्यू एडिशन पर टैक्स नहीं लग रहा था, पूरी वैल्यू पर टैक्स लगता था। भाई पहले 1200 पे टैक्स लगता था, अभी बोला गया कि एडिशन तो 200 का ही हुआ है, तो अब सिर्फ 200 पे टैक्स लगाओ। तो उससे क्या हो गया कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया, और लोगों को भी लगने लगा कि हमारी सरकार हमसे चोरी नहीं कर रही है। और जब लोगों को ये लगने लग जाता है कि हमारी सरकार हमसे चोरी नहीं कर रही है, तो लोग खुद से टैक्स देने में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट था। अब मैंने बोला कि वैट की प्रकृति है, जीएसटी में भी चीजें इसी तरह से चल रही होती हैं, समझ है। अच्छा, अब जीएसटी में एक और चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में भाई किसी ने मेहनत करके कुछ बनाया, फिर उसमें वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन पर टैक्स लग गया, फिर दूसरे को बेची, दूसरे से तीसरे को बेची। भाई सप्लाई चेन तो ऐसे ही है ना मार्केट में, आपके पास सीधे सामान तो आ नहीं जाता है, आप तो बहुत लास्ट में कंज्यूमर है, उसके पहले कितने लोग आपस में एक दूसरे को बेचते हैं। तो होता क्या है कि जब इससे इस पर बेचा जा रहा होता है ना, तो जब इसको बेचा गया तो हमारे लिए डेस्टिनेशन क्या है, जिसको बेचा आपने, तो ये डेस्टिनेशन हो गया उस टाइम पर, तो ये टैक्स देगा, और वो टैक्स सरकार के पास पहुंच गया। लेकिन फिर इसने अपने पास रखा तो नहीं, इसने फिर से ये चीज बेच दी, तो अब ये इंसान फाइनल टैक्स देगा। तो जो ये टैक्स ऑलरेडी दे चुका है, ये भी तो टैक्स दे चुका है, तो वो इसको मिल जाएंगे क्या, टैक्स क्रेडिट्स। क्या मिल जाएंगे, टैक्स क्रेडिट्स। मतलब ये उतने रुपए के इसको टैक्स की भरपाई अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे पहले ही टैक्स दे चुका है। तो मान लीजिए इसने 5,000 रुपए का इसके पास टैक्स क्रेडिट है, मतलब इसने कोई चीज खरीदी और 5,000 रुपए का उसमें टैक्स भर दिया, और वही चीज इसने आगे बेच दी, अब इसको जरूरत नहीं थी, तो 5,000 रुपए का इसका जो टैक्स क्रेडिट है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। तो जब साल के अंत में इसको टैक्स देना होगा तो 5,000 रुपए उसमें से कम हो जाएंगे, इसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। तो क्या होता है, ये इंसान क्या सोचेगा, ये सोचेगा यार मैंने जो टैक्स दिया है उसका मुझे कोई नुकसान तो है नहीं, वो मुझे टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है, तो जो मैं टैक्स ऑलरेडी भर चुका हूं, मैं सरकार को बताऊंगा कि भैया मैंने इतने का पहले ही टैक्स भर दिया है, तो सरकार तो मुझे पैसे वापस दे रही है। तो ये इंसान अब चोरी नहीं करेगा, और ऐसे अगला इंसान भी चोरी नहीं करेगा, ऐसे अगला इंसान भी चोरी नहीं करेगा।
तो क्या हो जाएगा कि पूरी प्रक्रिया में जितना देश में वास्तव में उत्पादन हो रहा है उन सबके ऊपर टैक्स लगेगा, तो सरकार का टैक्स बेस बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई चोरी नहीं कर रहा है। सरकार का टैक्स बेस इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि अब ट्रक्स बॉर्डर पे खड़े नहीं रहेंगे। सरकार का टैक्स इसलिए भी बढ़ेगा, अब एक इंसान को 50 लोगों से 50 अलग अलग तरह का टैक्स लेने वाले लोगों से बात नहीं करनी है, वो सीधा सीधा एक ही जगह पर टैक्स फाइल कर दे रहा है। फिर जीएसटी की टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को भी आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारी जगह पर शिकायतें हैं, चीजें हैं, लेकिन नियत अच्छी है, काम चल रहा है और धीरे धीरे लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं कि सारी चीजों को अच्छा बना दिया जाए। तो हो क्या रहा है कि जो भी इंसान बीच में आता है वो अपना बताता है भाई, क्यों? क्योंकि उसने टैक्स दे दिया, उसको लगता है कि ये टैक्स से मुझे पैसा वापस मिल जाएगा, तो टैक्स रेट में उसको मिल जा रहा है। अंतिम पैसा जो है टैक्स में वो लास्ट कंज्यूमर देगा, और कंज्यूमर को भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि यार हर प्रक्रिया का जो एडिशन हो रहा है खाली उसके लिए वैल्यू एडिशन का ही टैक्स लग रहा है, पूरा तो जोड़ा नहीं जा रहा है। तो कंज्यूमर भी खुश, ये भी खुश, अपन तो वैसे खुश। एक मूवी आई थी जिसमें राजपाल यादव बोला करता था ऐसा, नाम नहीं याद आ रहा, अक्षय कुमार था शायद, जॉर्ज अब्राहम था, तो बोलता था ये भी खुश, ये भी खुश, अपन तो वैसे खुश। वैसा ही केस यहाँ पर, दुकानदार भी खुश है ना, कंज्यूमर भी खुश, और इसमें सरकार भी खुश है ना। तो राजपाल यादव सरकार समझ लो आप इस टाइम पर, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपका पूरे लाइफ में मेन काम आप इसी के ऊपर करो, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत दिलचस्प भी है। आपको एक बार ही समझ में आ जाएगा ना, पहले कितना बड़ा मकड़ी का जाला लगा हुआ था, जैसे पुराने हमारे घर में जाओ ना तो जाला लगा हुआ है मकड़ी का, वैसे टैक्सेस हुआ करते थे। अभी क्या कर दिया गया है, काफी व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, रेट्स बहुत सारे हैं, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। फिर जीएसटी कंपनसेशन फंड में अलग से जाता है। गाड़ियां खरीदी जाती है अपने देश में, कार, तो जो एसयूवीज वगैरह खरीदी आ रही है उन पे 55% का टैक्स लग रहा है, समझ लो 55%। मतलब अगर कोई 37 लाख की गाड़ी खरीद के आ रहा है तो समझ लीजिए लगभग उसमें 21 से 22 लाख गाड़ी की कीमत है, 15 लाख रुपए सरकार को टैक्स दे रहा है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के लोगों में शिकायत है। गाड़ी पर टैक्स के फेवर में ही हूं वैसे मैं, इतना कम ट्रैफिक है, इतना कंजेशन है, गरीबी और अमीरी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश में, हम लोग जितना भी आयात करते हैं ना, मान लीजिए 100 रुपए का हम पूरे दुनिया भर से सामान खरीद रहे हैं, उसमें लगभग 40 रुपए का हम तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह। तो इतने बड़ी चीज को हमने जीएसटी से बाहर रखा हुआ है अभी भी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको, क्योंकि एक देश एक कर कब तब तक नहीं होगा ना जब तुम सारी चीजों को इंक्लूड ना कर लें, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें बाहर रखी हुई हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी कमियां हैं, लेकिन कोशिश चल रही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा हो गया, मैं समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा धैर्य से करो, इंपॉर्टेंट चीज है। और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस पर बेस्ड जो भी थ्योरेटिकल बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले चैप्टर से हम लोग ट्रांजैक्शंस को लिखते कैसे उसकी बात करना स्टार्ट करेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहला कदम होगा हमारा अकाउंटिंग के एक्चुअल लेखांकन में प्रैक्टिस करने को लेकर के। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।